एक देश की असली पहचान तब बनती है जब उसके जवान पहाड़ों से ऊंचे और बंदूकों से सख्त इरादे रखते हों। आज हम उन 527 वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल की बर्फ में अपने लहू की गर्मी से तिरंगे की शान बचाई। मिट्टी वतन से पूछती वह कौन है, इतिहास जिस पर मौन है। इसीलिए आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ। वो युद्ध जो 60 दिनों तक चला। दुश्मन ऊंचाई पर मौजूद था, यानी कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन किस तरीके से भारत के रणबांकुरों ने कारगिल क्षेत्र में हिम्मत का, शौर्यता का, वीरता का प्रमाण दिया, आज वही कहानी हम आपको सुनाएंगे। एक पहाड़ी जिसकी चोटी से दुश्मन अपनी हर चाल देख रहा था। एक पोस्ट जो दुश्मन के लिए ताकत और भारत के लिए चुनौती बन गई थी। नाम था टाइगर हिल। समुद्र तल से करीब 16,700 फीट की ऊंचाई, बर्फ, तूफान और गोलीबारी, और उससे भी ऊपर था एक सपना, भारत का तिरंगा उस चोटी पर दोबारा लहराना। ये है कहानी उस 48 घंटे की जिसने कारगिल युद्ध का नक्शा बदल दिया था। साल था 1999। भारत चुनावी रंग में था, दूसरी तरफ चल रहा था वर्ल्ड कप। लेकिन कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान का अपना ही खेल चल रहा था। जब पहाड़ियों पर गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कारगिल की चोटी पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना को पहले तो ये केवल एक आम घुसपैठ लगी, लेकिन फिर जो सामने आया वो युद्ध था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री आतंकियों के साथ मिलकर हमारी पोस्ट पर कब्जा कर चुकी थी। कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तान की स्थिति सामरिक दृष्टि से बेहद मजबूत थी। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत के क्षेत्र में 160 से 200 से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों और पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया था। ये पोस्ट्स कारगिल, द्रास, बटालिक और टाइगर हिल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थी। पाकिस्तानी सैनिक करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बंकर बनाकर बैठे थे, जबकि भारतीय सेना को नीचे घाटी से चढ़ाई करते हुए उन पर हमला करना था, जिससे पाकिस्तान को ऊंचाई का सामरिक लाभ प्राप्त था। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये घुसपैठिए आतंकी हैं, लेकिन बाद में यह प्रमाणित हुआ कि ये पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के नियमित सैनिक हैं। इन्होंने सर्दियों के दौरान कब्जा किया जब भारतीय सेना बर्फबारी के कारण अस्थायी रूप से ऊंचाई वाले पोस्ट से नीचे उतर रही थी। पाकिस्तान की रणनीति थी कि इन पहाड़ियों पर कब्जा करके श्रीनगर लेह को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 1A को बाधित किया जाए, जिससे लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र में भारतीय आपूर्ति रुक जाए। उन्होंने ऊंचाइयों पर मजबूत बंकर बनाए, मोर्टार, स्नाइपर और मशीन गनें तैनात की। भारत को बेहद कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। सैनिकों को खड़ी और खुली चढ़ाई करनी पड़ी, जहां कोई छुपाव नहीं था, और ऊपर से दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहा था। मुख्य पहाड़ियों जैसे टाइगर हिल, जो कि 16,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी, तोलोलिंग, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी, पॉइंट 4875 और बटालिक के दुर्गम क्षेत्र में कब्जा करके पाकिस्तान ने भारत की सामरिक स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश की। 1998 में जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हुए तो दुनिया को लगा कि अब दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा, हालात सुधरेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस दौर में लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को एक नए तरीके से आगे ले जाने की पहल की। लेकिन उस दौर में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर एक खुफिया योजना बनाई और पाकिस्तान ने भारत के सीने में खंजर खोपने की कोशिश की। ऑपरेशन बद्र के तहत भारत के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा रची गई इस साजिश का भारत ने भरपूर जवाब भी दिया था। सर्दियों में जब भारतीय सेना ऊंचाई वाले पोस्ट से नीचे आती है, तब पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवादी टोलोलिंग, टाइगर हिल जैसी पहाड़ियों पर कब्जा कर चुके थे। 3 मई को स्थानीय चरवाहों ने घुसपैठ की सूचना दी।
और जब जांच हुई तो सामने आया कि ये सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और करगिल युद्ध की औपचारिक शुरुआत हुई। मुकाबला आसान नहीं था, दुश्मन ऊंचाई पर था, हमारे जवान नीचे, लेकिन हौसला ज़मीन से आसमान तक था। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, बटालिक, हर चोटी आज भी हमारे वीरों की वीरता की कहानी कहती है। करगिल की पहाड़ियों पर जहां बर्फ के कारण सांसें जमने लगती थी, वहां पर कुछ दिल धड़कते भी थे। माँ भारती के लिए, तिरंगे के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोर, ये दिल है हिंदुस्तानी। तो वहीं कुछ जवानों के आखिरी पत्र भी सामने आए, जिसमें अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को आखिरी खत लिखा गया था। काम देना सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े ता सर्ब सुख पावह मेरे मना जन नानक को गुर मत। नहीं रोएंगे तो फिर हम इधर कैसे ड्यूटी करेंगे? हम तो खुश होकर इधर ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपने घर वालों को कुछ बताना चाहते हो क्या? ठीक है, तू हौसला रखी, ऐसी ठीक ठाक है। हाँ, कोई फिक्र ना करो। हाँ, ऐसी ठीक ठाक है। थे याद तो आती है, लेकिन देश सबसे पहले है, उसके बाद में घर है। मेन चीज़ तो वही है। लेटर तो हमेशा लिखते रहते, लेकिन लेटर का लिखना और आमने सामने थोड़ा बात होने में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए इसमें ट्राई करते रहते हैं। अच्छा लगता है फोन आराम से लगता है। महसूस बस यही कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई को ख़त्म करें और अपने घर जल्दी से जा सके, ताकि घर वालों की चिंता खत्म हो। भैया कोई किसी अपने जो पगड़ी मांगते ना, आप वो थोड़ा बांध दे। आनी उनी तो है नहीं है आनी ना आया यार बनाती तो बनाती ना प्लेटा नहीं कहते होंगे पाजी दे पाजी तार देते। कैप्टन विक्रम बत्रा नाम सुनते ही दिल एक अजीब जोश से भर उठता है। जम्मू कश्मीर राइफल्स के इन युवा अफसर ने .5140 पर जीत दर्ज की और फिर रेडियो पर गर्व से कहा, माय कंपनीज सक्सेस की नॉलेज ये दिल मांगे मोर। The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जज्बा था, जुनून था। और फिर .4875 पर जब उनका साथी घायल हुआ तो विक्रम पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े और दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। वे लौटे नहीं, लेकिन उनका नाम आज भी हर वर्दीधारी दिल की धड़कन है। राइफलमैन संजय कुमार, एक ऐसा नाम जिसने अकेले दुश्मन की 2 पोस्ट पर कब्जा किया, बिना परवाह किए अपनी जान की। गोली लगी, खून बहा, लेकिन कदम नहीं रुके। आज भी जब कोई जवान कहता है मैं कर सकता हूँ, तो उसकी प्रेरणा है संजय कुमार। कभी सोचिए किसी बेटे का लिखा वो आखिरी खत, जिसमें वो अपनी माँ से कह रहा हो, अगर मैं नहीं लौट सका तो मुझ पर गर्व करना। कैप्टन विजयन थापर 22 साल का एक नौजवान, जिन्होंने अपने पिता को आखिरी खत लिखा था। जब आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे, मैं आप सभी को ऊपर से देख रहा हूँगा। दुखी मत होना पापा, मैंने सेना इसीलिए ज्वाइन की कि मैं देश के लिए मर सकूं, और मैं खुशी से गया। 29 मई 1999 तोलोलिंग की चोटी पर विजयंत ने अंतिम सांस ली थी। उनके पास एक तस्वीर थी उनके परिवार की, और सीने में भारत माँ का झंडा। लेफ्टिनेंट अनुज नैयर। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने पिंपल टॉप पर दुश्मन के 4 बंकर तबाह कर दिए।
चौथे पर जाते समय वे शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट अनुज ने भी आखिरी बार अपनी मां को पत्र लिखा था, अगर मैं ना लौट सका तो जान लेना कि मैं खुशी से गया। मौत तो एक दिन आनी है, गर्व करना कि मैं देश के लिए मरा। कैप्टन हनीफुद्दीन बटालियन सेक्टर के बर्फीले पहाड़ों में शहीद हुए। उनका शव 24 दिन तक बर्फ में दबा रहा। दिल्ली का ये बेटा आखिरी चिट्ठी अपनी माँ को लिखकर गया था, माँ, हम 17,000 फीट पर हैं। अगर कुछ हो गया तो समझना कि तुम्हारा बेटा देश के लिए मरा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेजर पद्मपाणि आचार्य वो योद्धा जिसने घायल होने के बाद भी अपनी कंपनी से कहा, आगे बढ़ते रहो। अपनी पत्नी को खत में उन्होंने लिखा था, प्रिय चारू, अगर मैं वापस ना आ सका तो हमारे बच्चे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना, उसे बताना कि उसका पिता कैसे मरा। 26 जुलाई सुबह 11 बजे भारतीय सेना ने आखिरी पाकिस्तानी बंकर पर तिरंगा लहराया। ऑपरेशन विजय सफल रहा, लेकिन हमारी जीत की कीमत भारी थी। 527 जवान शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा घायल। 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय की जीत के साथ भारत को न केवल अपनी जमीन वापस मिली, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा कि हमारी सेना का हौसला किसी भी सीमा से परे है। भारत ने इस युद्ध में अपने सभी संसाधनों का संगठित प्रयोग किया। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत MiG-27 और मिराज 2000 का इस्तेमाल किया। बोफोर्स तोपों ने दुर्गम पहाड़ियों पर दुश्मनों के बंकर तोड़े। मिलिट्री इंटेलिजेंस और रॉ ने घुसपैठ की पक्की जानकारियां जुटाई। ये सिर्फ एक बॉर्डर की लड़ाई नहीं थी, ये एक भरोसे की लड़ाई थी, देश और उसके रक्षकों के बीच। हजारों परिवारों ने अपने बेटे, भाई, पति और पिता को खोया, लेकिन उस दर्द के पीछे एक गौरव छुपा था। करगिल युद्ध में बहादुरी की मिसाल बने हमारे जवानों को देश ने सलाम किया। शेर शाह के नाम से जाने जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता को सलाम करते हुए उनकी याद में ऊना के कॉलेज और कई स्कूलों के नाम उन्हीं के नाम पर रखे गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव आज भी सेवा में हैं और उनके किस्से युवाओं के लिए प्रेरणा है। करगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी सीमा नीति में कई बदलाव किए। ऊंचाई वाली पोस्ट पर अब सेना साल भर तैनात रहती है। टेक्नोलॉजी, निगरानी और इंटेलिजेंस को उन्नत किया गया। LOC के पास बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। द्रास की घाटियों में बना कारगिल युद्ध स्मारक हर साल 26 जुलाई को इन वीरों को श्रद्धांजलि देता है। दीवारों पर खुदे 527 नाम हर एक कहानी कहते हैं। वो माँ जो बेटे की वर्दी आज भी संभाले बैठी है, वो पत्नी जिसने सिंदूर खोया पर सम्मान पाया, वो बहन जो राखी आज भी तस्वीर पर बांधती है, और वो भारत जो हर साल 26 जुलाई को एक सुर में कहता है, करगिल तुझको नमन है।